नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, हमारा बेहद ही स्पेशल शो जो खास तौर से हम अपनी महिला व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि इस शो में आकर लाइव बैठकर वो ये समझ सके कि जो स्टॉक्स उन्होंने खरीदे हुए हैं ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए वो सही है या फिर नहीं। तो अगर आपके पास भी है कोई सवाल, आप भी इस शो में लाइव आना चाहती हैं तो तरीका बहुत ही आसान है। आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकती हैं 7045220000। ये शो लाइव भी जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख भी सकती हैं ये शो और साथ ही अपनी क्वेरीज भेज भी सकते हैं। शामिल होने के लिए #AskAwaz लिखकर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर। आज भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद रहेंगे और कुछ महिला व्यूअर्स मौजूद रहेंगी जिनसे उनके पोर्टफोलियो पर बातचीत करेंगे और राय दिलवाएंगे। लेकिन पहले मार्केट का हाल देख लेते हैं क्योंकि बाजार की चाल थोड़ी सुस्ताती हुई आज के सेशन में नजर आएगी। जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर से इमर्ज हुई हैं। फेड मेंबर्स की ओर से जो हॉकिश कमेंट आए हैं उससे थोड़ा सा मूड बिगड़ा है। दिन के निचले स्तरों पर भारतीय बाजार अभी कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी 17,250 के लेवल्स पर है फिलहाल, लेकिन इन लेवल्स के भी नीचे फिसलता हुआ हमने आज के सेशन में देखा था। तो शुरुआत तो ठीक हुई थी लेकिन मार्केट्स उन लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए। सिमिलरली आपको बैंक्स में भी कमजोरी दिखेगी। निफ्टी बैंक भी 250-300 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। तो ज्यादा कमजोरी मिड कैप स्मॉल कैप पे है। निफ्टी बैंक भी 230 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। एक बार एशियन मार्केट्स का हाल देख लेते हैं और अमेरिका के फ्यूचर्स का, क्योंकि आज जो गिरावट हमने देखी है मार्केट में उसके पीछे जो फैक्टर्स जिन्होंने इस सेल ऑफ को पुश किया है वो ग्लोबल ही हैं। एक बार अमेरिका के फ्यूचर्स भी देखेंगे और एशियन मार्केट्स का हाल भी देखेंगे। एशियन मार्केट्स हालांकि निक्केई आपको 0.5% ऊपर दिखाई देगा, शंघाई 0.25% नीचे है, हैंगसेंग थोड़ा ऊपर है, कॉस्पी भी ऊपर कारोबार कर रहा है। तो काफी मिला जुला ट्रेंड है एशियन मार्केट्स में। इनफैक्ट शंघाई के अलावा ज्यादातर बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स से भी ठीक ठाक संकेत हैं, कोई कमजोरी के संकेत है नहीं, क्योंकि 85 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है इस वक्त और नैस्डैक का फ्यूचर भी 5 अंक ऊपर है। तो पॉजिटिव टूवर्ड्स फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बास के साथ अमेरिका के फ्यूचर्स फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जो तीनों महिला व्यूअर्स मौजूद हैं और आज के एक्सपर्ट मौजूद हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्वेरीज को तो आंसर करने के लिए हमारे साथ मिस्टर राजेश अग्रवाल हैं एएम कैपिटल के, और जो 3 व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद है उसमें दिव्या विकास हैं हुबली से, सुजाता हैं दिल्ली से और साथ ही मीना मोदी हैं नाडियाद से। तो तीनों ही जो हमारे व्यूअर्स हैं आप सभी का स्वागत है इस शो में। राजेश जी आपका भी स्वागत है। और तो चलिए फटाफट से सबसे पहले मीना मोदी के पास चलते हैं गुजरात और उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या करती हैं, कब से इन्वेस्ट कर रही हैं और आज कौन सा स्टॉक लेकर आई हैं। मीना जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए मैम क्या करती हैं वैसे आप और स्टॉक्स की जर्नी कब से शुरू हुई आपकी? ऐसे मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं 1994 में एक शेयर ब्रोकर के वहां मैं जॉब कर रही थी, तब से मैं जुड़ी हुई थी। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से और बच्चे आने की वजह से मैंने 20 साल 25 साल कुछ काम नहीं किया। कोरोना की वजह से फिर से मैं मार्केट में ज्वाइन हुई हूँ और आईपीओ में भी लगाती हूँ, ट्रेडिंग भी करती हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक ले रही हूँ। तो ये तो अच्छी बात है। स्टॉक्स यानी आपके लिए कोई नई बात नहीं है, 1994 से आप रूबरू हुए स्टॉक से। तो ये बताइए ये आईपीओ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पैसा बना है इस जर्नी में अब तक या नहीं? नहीं, जर्नी में तो बहुत अच्छे से पैसे बनाए हैं, रिस्क बहुत कम लेती हूँ। तो चलिए बताइए फिर पहला स्टॉक कौन सा है आज आपके पास? मैंने ग्लैंड फार्मा लिया था। मैंने आईपीओ में 40 लगे थे, 13-15 में मैंने ट्रेडिंग किया। अभी मेरे पास 27 है, तो क्या करूं? तो आपका खरीदारी का प्राइस क्या है ग्लैंड फार्मा में? करीब 750-800 रुपया। ठीक है, 750-800 की बाएंगे आपकी। तो फिर तो आप काफी अच्छे फायदे में हैं क्योंकि 2300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये आईपीओ के समय की होल्डिंग है राजेश जी इनकी, और देखिए मुनाफे में भी है और शायद मुनाफे में इसीलिए है क्योंकि नई नहीं है मार्केट में। ये पिछले कई सालों से ये बाजार को देख रही हैं, वॉच कर रही हैं, बट अच्छे लेवल्स की एंट्री है भले क्वांटिटी कम हो। अब क्या करना है, मुनाफा लेना है यहाँ या रखनी है ये पोजीशन? बहुत पुरानी है। इनफैक्ट अगर मैं सही कहूँ तो ये मेरे से भी ज़्यादा सीनियर है मार्केट में, मैं भी उस समय नहीं था। ग्लैंड फार्मा की जहाँ तक बात है, इंजेक्टेबल्स में ये बिजनेस है, थोड़ी
में दिक्कत ये आई थी कि चाइनीज़ प्रमोटर होने के कारण से कुछ अनिश्चितताएं थी बाजार में, बट अब बिजनेस मॉडल इनका बहुत स्ट्रांग है, इंजेक्टेबल्स में है। इस तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में आए थे क्योंकि सप्लाई चेन की इश्यूज थी, डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी दबाव में थी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग। चलिए चलिए रिकनेक्ट करेंगे। ऑडियो क्लियर नहीं थी राजेश जी की, लेकिन राजेश जी का कहना यही है कि ग्लैंड फार्मा अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अभी भी आप रख सकती हैं और आपके पास तो कुशन भी बहुत है क्योंकि आपकी खरीदारी का प्राइस नीचे का है और ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई से तो अभी भी नीचे कारोबार कर रहा है, तो पोटेंशियल है ऊपर जाने का, आप बेझिझक इसको होल्ड कर सकती हैं मीना जी। चलिए अब रुक करते हैं दिल्ली का। सुजाता हमारे साथ मौजूद है। सुजाता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए आप क्या करती हैं मैम और कब से स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ और पिछले 1 साल से मैं इसमें इंगेज्ड हूँ, स्टॉक मार्केट में। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स देखती हूँ। तो आज मेरे पास आपसे 3-4 क्वेश्चंस हैं मैम। सो इट्स माय अपॉर्चुनिटी कि मुझे इतना 1-to-1 आपसे बात करने का वो मिला और अपने एक्सपर्ट से मुझे एक एडवाइस मिलेगी जो कि मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी, बिकॉज मैं सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने हस्बैंड, अपने फादर इन लॉ के स्टॉक्स भी देखती हूँ, जैसे उनका टाइम नहीं होता उन लोगों के पास। सो आई लुक इनटू देयर स्टॉक आल्सो एंड म्यूचुअली हम लोग कंसल्ट करते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल। तो सुजाता जी फिर आप अपने आप को हाउसवाइफ मत कहिएगा क्योंकि आप स्टॉक मैनेजमेंट तो पूरी फैमिली के कर ही रही हैं, जो कि ऑल टुगेदर एक अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइसेस को अच्छी बात है। इनफैक्ट बहुत सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस शो के जरिए हमने ये जाना कि बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करती हैं, इन्वेस्टमेंट करती हैं, देख देख के उन्होंने सीखा है। तो ये बहुत एनकरेजिंग है और बाकी विमेंस को भी एनकरेज करता है। तो बताइए फिर, आपने 3-4 स्टॉक्स का जिक्र किया, एक एक करके ले लेते हैं। पहले एक स्टॉक बताइए, कौन सा है आपके पास? मैम मैंने स्टॉक जब स्टॉक मार्केट में स्टडी की थी तो मैंने ना 2 सेक्टर पे फोकस किया था। वन वाज ईवी सेक्टर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे कौन कौन से स्टॉक्स है, बिकॉज आने वाला टाइम इज गोइंग टू बी ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रॉनिक उस पे, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किया था। सो जो मेरे ईवी सेक्टर के थे तो आई फोकस्ड ऑन टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर। तो मैं टाटा मोटर्स से स्टार्ट करूंगी पहले। हेलो, ओके। टाटा मोटर्स किस भाव पे खरीदा है आपने? 432 पे खरीदा है और 1407 शेयर्स है। ओके, तो क्वांटिटी तो ठीक ठाक है इनके पास राजेश जी। 432 की इनकी बाइंग है, फिलहाल 462 पर ट्रेड कर रहा है, तो 30 रुपए का फायदा ही है इन्हें। क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में आपके हिसाब से? देखिए मेरे हिसाब से बने रहने चाहिए। मध्यम अवधि के टारगेट इनके 490 के आसपास के आते हैं, थोड़ी लंबी अवधि रखा जाए तो हैं। डोमेस्टिक सेल्स ठीक ठाक है, जो दिक्कतें इनके आ रही हैं वो जेएलआर की तरफ से आ रही है। डेट बहुत चलिए 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 ठीक है, राजेश जी से रिकनेक्ट करेंगे, उनकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है। लेकिन टाटा मोटर्स पर सवाल है और ईवी बिजनेस में तो कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है, इन्वेस्ट भी कर रही है, जिस ट्रिगर के लिए सुजाता ने ये स्टॉक खरीदा है। और इसी साल अपने 2 कॉन्सेप्ट ईवी प्रोडक्ट से कंपनी ने पर्दा उठाया भी है और यही कारण भी है। नेक्सॉन भी सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है ईवी मार्केट में, 70% मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है ईवी सेगमेंट में फिलहाल। तो टाटा मोटर्स ने तो इनफैक्ट अपनी ईवी की जर्नी बहुत पहले स्टार्ट कर दी है, जिसका बेनिफिट हमने टाटा मोटर्स में आते हुए देखा है। हालांकि अगर आप पूरे ही ऑटो बास्केट को देखेंगे तो एक फर्क हमने देखा है, टाटा मोटर्स ने पिछले साल अपनी दौड़ लगा ली थी और बाकी ऑटो स्टॉक्स इस साल दौड़ लगा रहे हैं, फिर चाहे वो टीवीएस मोटर्स हो, एमएनएम हो, बजाज ऑटो हो या बाकी शेयर्स ही क्यों ना हो। राजेश जी हमारे साथ कनेक्टेड है वापस से। राजेश जी, टाटा मोटर्स पर आपकी सलाह, 432 इनकी खरीदारी का प्राइस है।
देखिए मेरे हिसाब से इन्हें बनी रहनी चाहिए। 498, 490, 98 के टारगेट हो सकते हैं मध्यम अवधि में। लंबी अवधि में बड़े टारगेट भी हो सकते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, डोमेस्टिक अच्छी नंबर्स आ रहे हैं। जुलाई के जो होलसेल नंबर्स आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। जो दिक्कतें हैं JLR की तरफ से है और डेट बहुत हाई है। डेट मैनेजमेंट ने हालांकि कहा है कि FY24 तक ज़ीरो कर देंगे, बट थोड़ा सा बहुत ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लगता है। लेकिन इस वक्त के जो नंबर्स है उसे देखते हुए बिल्कुल बनी रहें। कोई गिरावट आए तो और नई खरीदारी भी कर सकती हैं। और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए हमारी राय है कि टाटा मोटर DVR पे ज़्यादा ध्यान दें, वो बेहतर स्थिति में है। ओके, चलिए ठीक है। तो 490 तक के टारगेट्स फिलहाल इमीडिएटली दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स DVR बेटर लग रहा है नई एंट्री के हिसाब से, ये सजेशन है। बाकी स्टॉक्स पर आपके बातचीत करेंगे सुजाता, लेकिन फटाफट से अब हुबली भी चलते हैं कर्नाटका से, क्योंकि दिव्या भी वेट कर रही हैं। दिव्या जी नमस्कार। तो बताइए कौन सा स्टॉक आप लेकर आई हैं, क्या करती हैं, कैसे चुना आपने ये स्टॉक? मैं होम मेकर हूँ। मैं हुबली कर्नाटक से। मेरे पास अदानी पावर है 305 में। अदानी पावर 305 305 की आपकी बाइंग है। तो ये आपने क्या इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है आपने? ये ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए आपने खरीदा हुआ है। तो फिलहाल तो आपको 20 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ट्रेडिंग की पोजीशन है तो निकाल दें या रखें? राजेश जी क्या सजेशन अदानी पावर पर? देखिए आज इनके नतीजे हैं, मुझे उम्मीद है कि नतीजे बेहतर आएंगे। कंपनी कामकाज ठीक ठाक कर रही है, बट दिक्कत यह है कि डेट बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आती है। अदरवाइज नंबर्स बेहतर है। मैं समझता हूँ अगर इनकी सिर्फ प्योरली ट्रेडिंग की पोजीशन है तो ये अपने खरीद दाम को स्टॉप लॉस मान के चलें और कैरी कर लें, और ऊपर में 345, 350 के भाव आए तो वहाँ पे अपना मुनाफा बुक कर लें। ठीक है, तो खरीदारी के प्राइस को स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट कीजिए और होल्ड कर लीजिए। ये सजेशन है अदानी पावर में, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है। वापस चलते हैं मीना मोदी के पास। मीना जी, ग्लैंड फार्मा में तो आपको काफी अच्छा फायदा हो रहा है। अब दूसरा स्टॉक बताइए कौन सा है आपके पास? मेरे ससुर के मेरे पास यूनिकेम 2500 क्वांटिटी में है। अभी मुझे उसको दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहाँ स्विच ऑन करूं? नहीं तो यूनिकेम लैब्स आपने फिर लिया किस भाव पे है? मतलब आपके फादर इन लॉ की किस लेवल की बाइंग है? अरे वो बहुत पुराने हैं, मतलब यूनिकेम स्टार्ट हुई तब से है। अच्छा, तो आपको मतलब ये विरासत के तौर पे मिले हैं यूनिकेम लैबोरेटरीज के स्टॉक। 1400 शेयर्स आप बता रही हैं? 2500। तो अच्छा, 2500 शेयर्स है। तो राजेश जी इसी के साथ कंटिन्यू करें। इनफैक्ट हालांकि इनकी स्ट्रैटेजी क्लियर है, ये यहां से पैसा निकाल कर कहीं और लगाना चाहती हैं। तो बताइए फिर क्या सजेशन रहेगा? देखिए क्यों निकाल के निकालना चाहती हैं, क्योंकि आपको तो स्टॉक मार्केट में ही लगाना है और ये कंपनी अच्छा खासा कारोबार कर रही है। नंबर्स बेहतर आए हैं, मैनेजमेंट में कोई इशू है नहीं, तो मैं समझता हूँ इसी में बनी रहे। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको स्विच करना ही है, तो मिड कैप में बहुत से बेहतर विकल्प है, जैसे कि आपको BSE देख लीजिए, IRCTC देख लीजिए, टाटा पावर देख लीजिए। इवन फार्मा में ही रखना हो तो सन फार्मा और सिप्ला ठीक लग रहे हैं। ठीक है, तो यूनिकेम लैबोरेटरीज में भी बनी रह सकती हैं, और अगर आपको निकाल के कहीं और पैसा डालना ही है तो आप चुन सकती हैं सन फार्मा और सिप्ला जैसे स्टॉक्स को। सुजाता बताइए फटाफट से, टाटा मोटर्स के अलावा दूसरी होल्डिंग किस में है आपकी? टाटा पावर है, जो मैंने 1254 शेयर्स है और 221 पे लिए हैं। लाइक आई हैव कंसोलिडेटेड थोड़ा थोड़ा करके, बट एवरेज 221 पे लिए है। ठीक है, So, 221 का ये एवरेज बाइंग long प्राइस है, term- 232 पर कर रहा है ट्रेड। इन्वेस्टमेंट के पर्पस से लिया था। बताइए, when we say बोलिए। long term, तो कितने तक होल्ड करना चाहिए और क्या है इसका फ्यूचर? ओके ओके, तो बेसिकली ईवी स्ट्रैटेजी के मद्देनजर ही इन्होंने टाटा मोटर्स को चुना, और वही केस है टाटा पावर के साथ भी। 221 इनका एवरेज बाइंग प्राइस है। कितना समय होल्ड करना चाहिए अगर लॉन्ग टर्म रखे भी तो, राजेश जी?
देखिए, हम इसमें बहुत बुलिश है और हमने हमारे क्लाइंटों को इसमें बाई की कॉल दी हुई है। हमारा अनुमान है कि साल से 1.5 साल में ये स्टॉक 280 से 290 के टारगेट को छू सकता है। भारत की एक बड़ी क्षमता वाली कंपनी है, 13,171 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है। अभी इन्होंने कुछ स्टॉक अपने रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में भी बेचा, जिसके भी वैल्यूएशंस अच्छे आ रहे हैं। और ईवी में जैसे कि ये बात कर रही हैं, ये खुद बोल रही हैं कि जा रही है, तो वाकई में वो भी एक बड़ी स्टोरी है। तो मुझे लगता है ऑल इन ऑल एक अच्छी कंपनी में इन्होंने निवेश किया है। साल 1.5 साल का नज़रिया रखें, टारगेट 280 से 290 के बीच का रखें। तो ठीक है, 1-1.5 साल का नजरिया रख के आप होल्ड कीजिए और 280-290 के टारगेट वहां भी आप रिव्यू कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। दिव्या के पास चलते हैं। दिव्या, अदानी पावर पर तो चर्चा हो गई, दूसरा स्टॉक कौन सा है? लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है 500 शेयर है 473। तो ये भी क्या ट्रेडिंग पोजीशन है या इन्वेस्टमेंट? नहीं, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट है आपकी। यहाँ आपको नुकसान भी हो रहा है। मेरे ख्याल से ये ट्रेडिंग पोजीशन थी, फिर इन्वेस्टमेंट में तो कन्वर्ट नहीं किया आपने? नहीं। ठीक है, 310 पे ट्रेड हो रहा है, यानी 150 रुपए के आसपास का नुकसान है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स क्या सजेशन रहेगा राजेश जी आपका? बने रहने का सजेशन रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स को ये कंपनी बिलोंग करती है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो ऐसी सेक्टर्स को केटर करती है। पहली तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में आए, 36% के आसपास बॉटम लाइन में ड्रॉप देखा गया और इस कारण से ये प्राइसेस में दबाव दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है ये वक्ती है, लंबी अवधि के लिए स्टॉक अच्छा है, बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही सजेशन है राजेश जी का। एक बार वापस सुजाता के पास चलता है, क्योंकि उनके पास 4 स्टॉक्स है। तो सुजाता, दोनों स्टॉक्स जो हैं आपके बाकी, वो एक साथ पूछ लीजिए, किस भाव पे खरीदे हैं और क्या जानना चाहती हैं? जो बाकी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जैसे देखते हुए मैंने तीनों ये इन पे इन्वेस्ट किया है। टाटा एलेक्सी है, जो कि मैंने 10 शेयर्स लिए हैं 7261 पर, और केपीआईटी लिए है 301 शेयर 587 पर, और हैप्पीएस्ट माइंड है 151 शेयर्स 1132 पे। सो अब मुझे ठीक है, तो केपीआईटी 587। जी बोलिए। अभी मुझे ये है कि इनका क्या है, बिकॉज मैं इन पे एक हैप्पीएस्ट माइंड पे कुछ डाल रही हूँ, केपीआईटी पे डाल रही हूँ, टाटा एलेक्सी पे डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे फोकस करना नहीं पता लग रहा है कि कौन सा। बिकॉज इवन आई एम स्टडिंग, अभी आई एम रीडिंग अबाउट इट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमें पता है कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत होगा, बट किस शेयर पे लगाया जाए, किस पे इन्वेस्ट किया जाए, किस पे लॉन्ग टर्म इल बी बेटर, विच विल बी अ मल्टी बैगर इन फ्यूचर। तो ये सजेशन मिले तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो राजेश जी, हालांकि मल्टी बैगर कौन सा टर्न आउट होगा ये कंफर्म सबको पता हो, तो किसी को इस बाजार में इन्वेस्टमेंट नुकसान हो ही ना। लेकिन एक चीज अच्छी है कि ये फ्यूचर की थीम्स को आइडेंटिफाई करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रही है, जो कि अच्छी बात है। जैसे इन्होंने ईवीज की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। लेकिन केपीआईटी टेक और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों पर क्या सजेशन रहेगा? देखिए, दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं। हैप्पीएस्ट माइंड बीएफएसआई वगैरह सेक्टर्स को कैटर करती है, वहीं केपीआईटी ऑटो सेक्टर को कवर करती है। दोनों के नंबर्स अच्छे आए थे और मुझे लगता है परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी। इनके लिए एक ही सलाह रहेगी कि एक ही सेक्टर में 3-4 कंपनियां आपने ले ली हैं, अगर वो सेक्टर नहीं चला तो आपको बहुत नुकसान होगा। इतना ज़्यादा मत करिए, 1-2 कंपनी चुनिए और एक कम से कम दिग्गज कंपनी रखिए, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, ये दोनों में से कोई एक रखिए। फिलहाल इस वक्त मैं ये कहूँगा कि हैप्पीएस्ट माइंड से आप स्विच करके भले इन्फोसिस ले सकती हैं। वैसे इन्फोसिस हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छा है, बट चूंकि डाइवर्सिफिकेशन आपका ज़रूरी है और तीनों की तीनों मिड कैप की कंपनियां हैं, तो बेहतर होगा कि एक लार्ज कैप में रहें जो कि दिग्गज हो सेक्टर का। ओके, ठीक है, चलिए। तो आईटी में अगर एक्सपोजर ले रही हैं तो एक दिग्गज स्टॉक भी रखिए, छोटे स्टॉक्स के साथ, यही सजेशन है। शो को समेटने का भी वक्त है, तो शुक्रिया हमारी तीनों ही व्यूअर्स का आने के लिए शो में लाइव बैठकर अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए।
और राजेश जी, आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और इनकी मदद करने के लिए कि क्या बदलाव ये कर सकती है या क्या रणनीति इनकी अपनी होल्डिंग्स पर होनी चाहिए। शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। और मार्केट्स का हाल देखें तो ऊपर नीचे के गोते लगाते हुए फिलहाल एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल 17,284 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो 17,250 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं 17,300 को वापस से पार करता है या फिर नहीं आज के सेशन में, क्योंकि संकेत कोई बहुत खराब फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट से नहीं देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स भी क्योंकि हरे निशान में हैं और साथ ही एशियन मार्केट्स भी हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कैसा रहता है रिमेनिंग सेशन। लेकिन एक बार फटाफट से मिड कैप्स को भी देख लेते हैं। मिड कैप्स में क्योंकि हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, इंडेक्स भी 1% नीचे कारोबार कर रहा था। फिलहाल मिड कैप इंडेक्स में इनफैक्ट गिरावट और इंटेंसिफाई हुई है। 1.25% नीचे अब मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है 400 अंकों की कमजोरी के साथ, ऑलमोस्ट 383 अंकों की वीकनेस है। तो मिड कैप्स एक ऐसी पॉकेट है जहां पर दबाव और एक्सटेंड हो रहा है। तो कहाँ है प्रेशर, कहाँ है अपॉर्चुनिटीज, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।